बड़ी कार्रवाई हुई है। अमृतसर मंदिर में ग्रेनेड हमला मामला सामने आया है। झारखंड का कनेक्शन इसमें सामने आया है। पंजाब के 3 जिले में छापेमारी चल रही है। छापेमारी में कई अहम सबूत भी जब्त किए गए। झारखंड से पकड़ा गया एक आरोपियों को ग्रेनेड देने का आरोप उसके ऊपर लगा है। सितंबर में गिरफ्तार किया गया था शरणजीत। तो आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। अमृतसर मंदिर में ग्रेनेड हमला मामला सामने आया और झारखंड से इसका कनेक्शन भी सामने आया है। पंजाब के 3 जिले में छापेमारी चल रही है। छापेमारी में कई अहम सबूत भी मिल चुके हैं एनआईए को और झारखंड से पकड़ा गया था एक आरोपी और आरोपियों को ग्रेनेड देने का आरोप भी उसके ऊपर लगा है। सितंबर में गिरफ्तार किया गया था शरणजीत। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बलौदा बाजार में एक प्लांट में हुए भीषण विस्फोट में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतक सभी बिहार के गयाजी के रहने वाले थे। सभी मजदूर रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ गए थे। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने घटना की जांच और शवों को गयाजी लाने का आश्वासन दिया है। तो छत्तीसगढ़ में ये ब्लास्ट और इस ब्लास्ट में गयाजी के रहने वाले 6 मजदूर की मौत हुई है। वहीं इस मामले की जांच और शव को गया जिलाने का आश्वासन भी जीतन राम मांझी ने दिया है। तो ये बड़ा हादसा और इस हादसे में बिहार के मजदूरों की मौत हो गई है। गयाजी के 6 मजदूर जिनकी मौत हो गई है और इनका शव सही तरीके से कैसे लाया जाए, इस मामले की जांच को लेकर, मुआवजे को लेकर भी आश्वस्त जीतन राम मांझी ने किया है कि हम इस पूरे मामले पर बातचीत लगातार कर रहे हैं। उनके लाश को लाने का, उनको पूरा मुआवजा देने का और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई एक्सीडेंट में, उसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकार से हम संबंध में स्थापित करने में लगे हुए हैं। चाईबासा के सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी शामिल है। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की तारीख तय की गई है, जिससे पहले झारखंड से मिली बड़ी सफलता साफ संकेत ये दे रही है कि अब लाल आतंक का काला अध्याय जल्द ही खत्म हो सकेगा। ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2026 बनेगा नक्सलियों के लिए काल। सारंडा में लाल आतंक पर करारा प्रहार। 15 नक्सली ढेर, नक्सलियों पर नकेल। मार्च तक तय है नक्सलियों का खात्मा। पूरे झारखंड से खदेड़े गए नक्सली अब महज कुछ ही इलाकों में सिमटे हैं। सारंडा के घने जंगल नक्सलियों का गढ़ बना है। वहां भी उन पर सुरक्षा बलों के जवान काल बनकर टूटे हैं। चाईबासा में छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुंबडी गांव के पास सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। उसी दौरान नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से जमकर गोलियां चली, लेकिन सुरक्षा बल भारी पड़े। इस मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर हो गए। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनल दा के साथ 2-2 लाख के 2 इनामी नक्सली राजेश मुंडा और बुलबुल भी शामिल है। सीआरपी के साथ जो जॉइंट ऑपरेशंस वगैरह जिस तरीके से कराया जा रहा है, इसमें से एक चीज हम बता सकते हैं कि जो हम लोग का जो एक्सपीरियंस है, ऑपरेशन करने के एक्सपीरियंस में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके चलते आज के दिन में बहुत सारा अचीवमेंट्स मिल रहा है। साल 2026 में नक्सलियों के साथ पहली बड़ी मुठभेड़ है, जिसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। बात 1 करोड़ के इनामी नक्सली की करें तो पतिराम मांझी की मौत नक्सलियों के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। देखा जाए तो नक्सल की लड़ाई की बिल्कुल आखिरी दौर है और हम लोग की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो लड़ाई है इसको हम लोग खत्म करें। मैं आप लोग के माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो कुछ युवा लोगों को भटकाया गया है नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के द्वारा, वो लोग छोड़ें, जल्दी से वापस आएं। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में नक्सलियों के ढेर होने के बाद राज्य की सियासत भी गर्माती दिख रही है।
बीजेपी ने इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सुरक्षा बलों को बधाई दी, तो जेएमएम ने इसे राज्य सरकार और राज्य पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। झारखंड ही नहीं पूरे देश से नक्सल समाप्त होगा और इस अवसर पर केंद्रीय सरकार और अमित शाह बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पर इसमें हौसला अफजाई हम सभी लोगों को झारखंड पुलिस की करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष से पूछिए, वो लगातार महिमा जो चरित्र हनन करते रहते हैं। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की तारीख केंद्र सरकार ने तय की है। इसे लेकर कार्रवाई जारी है। नक्सलियों पर नकेल कसी जा रही है और प्लानिंग के तहत की जा रही कार्रवाई से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 3 महीने के अंदर झारखंड सहित पूरे देश के कुछ खास इलाकों में सिमटे लाल आतंक का काला अध्याय समाप्त हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। देखिए, चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन मेघा बुरू में सफलता हाथ लगी है। सारंडा में मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर हुए हैं। जंगल से नहीं निकाला गया है शव। आज जंगल से शव निकालने की तैयारी की जाएगी। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में होगा पोस्टमार्टम और 6 मेडिकल टीम करेगी पोस्टमार्टम। तो डीजीपी तदाशा मिश्रा आज पहुंच सकती है चाईबासा। इस वक्त की ये बड़ी खबर चाईबासा से बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन मेघा बुरू में सफलता हाथ लगी है। सारंडा में मुठभेड़ में 15 नक्सली ढेर हो गए हैं। और ये देखिए, 2 तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 15 नक्सली को ढेर किया गया है। एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये ऑपरेशन चलाया गया था और इस ऑपरेशन के तहत नक्सलियों को ढेर करने की कोशिश थी, जिसमें कि 15 नक्सली ढेर भी हो चुके हैं। हालांकि इनके शव को भी बाहर नहीं निकाला गया है। आज जंगल से शव को बाहर निकाला जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सदर अस्पताल में इसका पोस्टमार्टम भी किया जाएगा, जिसके लिए 6 मेडिकल टीम बनाई गई है, जो कि इस 15 नक्सलियों का पोस्टमार्टम करेगी। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों की इस सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह ने लिखा है कि पश्चिमी सिंहभूम में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 करोड़ का इनामी नक्सली सेंट्रल कमेटी मेंबर अनल उर्फ पतिराम मांझी और 15 अन्य नक्सलियों के अब तक एनकाउंटर से नक्सल मुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली है। दशकों से भय और आतंक के पर्याय रहे नक्सलवाद को हम 31 मार्च 2026 से पहले समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं। मेरी पुनः शेष बचे नक्सलियों से अपील है कि हिंसा, आतंक और हथियारों से जोड़ने वाली विचारधारा को छोड़ विकास और विश्वास की मुख्य धारा से जुड़े। और नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले को लेकर के एसआईटी ने अभी तक जांच रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट डीजीपी विनय कुमार को सौंपी गई है। रिपोर्ट में एसआईटी जांच की पूरी जानकारी दी गई है। कहां जांच की गई, किसके स्टेटमेंट का भी जिक्र किया गया है और आगे की जांच जारी रखेगी एसआईटी। तो एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। अमित, ये बड़ा मामला था संवेदना की मौत, उस पर एसआईटी ने अभी तक जांच रिपोर्ट हालांकि सौंप दी है और डीजीपी विनय कुमार को इसकी जानकारी दी गई है। क्या कुछ और आपके पास जानकारी है? देखिए, ये जो संवेदना का संदिग्ध मौत मामला है, उस मामले को लेकर के एसआईटी का गठन डीजीपी ने किया था और 16 तारीख से लेकर के लगातार एसआईटी जो जांच है वो चल रही है। और कल देर रात जो है एसआईटी की टीम ने अब तक की अपनी जो प्रगति रिपोर्ट है वो डीजीपी विनय कुमार को सौंपा है और आगे की जांच है वो की जा रही है। इस रिपोर्ट में जो हमारे जो आधिकारिक सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में अब तक एसआईटी ने जो कार्रवाई की है, चूंकि लगातार एसआईटी की जांच चल रही है और कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, पटना पुलिस को की कार्यशैली पे सवाल खड़े हुए और उसके बाद लगभग 6 दिन बीत जाने के बाद एसआईटी का भी फर्दर जो जांच का जो रिपोर्ट है वो अब तक नहीं आया था, जिसको लेकर के कल डीजीपी ने एसआईटी के जो चीफ है उनको कहा कि क्या कार्रवाई हुई है, इससे जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। डे टू डे की रिपोर्ट आ रही है लेकिन अब तक पूरी रिपोर्ट जो है वो जांच की नहीं आई है, किस दिशा में जांच चल रही है। तो जो एसआईटी के चीफ है उन्होंने फौरी तौर पे जो जांच रिपोर्ट है वो ले जाकर अब तक की डिटेल जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि अमित, एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है? देखिए, वही मैं बता रहा था कि एसआईटी की जो जांच है उसमें अब तक के जो बयान लिए गए लोगों के परिजनों के, जो मेडिकल स्टोर जो है उसने जो
डिप्रेशन की दवा खरीदी थी, या फिर जो हॉस्टल टीम पहुंची तो वहाँ और जो परिजन जो है उसके साथ साथ जो आसपास के लोग जो हैं, छात्रा जो संवेदना के साथ रहने वाली जो छात्राएं थी उनका बयान लिया गया। ये तमाम डिटेल रिपोर्ट जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तो सभी रिपोर्ट जो है अमित एम्स मेडिकल रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है, एम्स की जो रिपोर्ट है उसका इंतजार है एसआईटी को। एसआईटी का कहना है कि जो फाइनल रिपोर्ट आएगी एम्स की, उसके बाद ये जांच रिपोर्ट जो है वो पूरी तौर पे कंप्लीट होगी और फिर उसी के आधार पे आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो एसआईटी करेगी। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात कि 6 दिन बीत जाने के बाद एसआईटी में इतने बड़े अधिकारियों को लगाया गया, खुद आईजी जो है वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, 2 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, एसआई सभी जो है वो जांच कर रहे हैं, फिर भी जांच जो है वो उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है जो होना चाहिए था। अब तक गिरफ्तारियां नहीं हुई, सिर्फ जांच हो रही है। जिन लोगों पे आरोप लगाए गए हैं उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई, ना तो पटना पुलिस ने गिरफ्तारी की और ना एसआईटी की तरफ से गिरफ्तारी की दिशा में कोई कदम बढ़ाया गया है। और यही वजह है कि डीजीपी ने चिंता जाहिर की, डीजीपी ने नाराजगी जाहिर की। बिल्कुल, अभी तो पूरे प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के अब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एम्स मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार है, तो क्या कोई जानकारी है एम्स कब तक अपना रिपोर्ट सौंपेगी? देखिए, एम्स की जो मेडिकल टीम है उसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन हाँ इतना जरूर आया जानकारी कि आज शाम तक एम्स की मेडिकल टीम जो है जिन्होंने अवलोकन किया है पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी उन्होंने अनुसंधान किया, जांच किया, वो आज शाम तक हो सके तो रिपोर्ट एसआईटी के चीफ को सौंपेगी और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो डीजीपी को सौंपा जाएगा और डीजीपी जो है ले जाके ये रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपेंगे। तो उस रिपोर्ट में क्या होगा ये भी सबसे अहम बात होगी, क्योंकि पीएमसीएच की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वहीं से ये सारा जो है मामला आगे बढ़ा, विवाद जो है गहराया, जिसमें ये इस बात की उल्लेख की गई थी कि जो पीड़ित है उस मृतक है उसके साथ जो है वो रेप हुआ है या नहीं हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके पहले पटना पुलिस ने दावे के साथ कह दिया था कि रेप की घटना नहीं हुई है, ये जो मृतक है उसने नस्ली दवाओं का सेवन किया, ओवरडोज लेने के कारण उनकी मौत हुई है। लेकिन जो पीएमसीएच की रिपोर्ट थी उसमें इस बात को उल्लेख किया गया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीड़िता के साथ जो है वो रेप की घटना हुई है, नहीं हुई है। उसके बाद ही परिजन जो है वो और आक्रोशित हुए, सरकार को जो है जांच टीम का गठन करना पड़ा, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो एम्स से जांच कराने की नौबत आई और अब ये जांच जो है लगभग पूरी हो चुकी है। ये कहा जा रहा है कि एम्स की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आज शाम तक आएगी, तो उसमें क्या बातें होगी वो सबसे अहम और सबसे मजबूत बात होगी। बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि एम्स के रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है और कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सोचिए जरा, रेलवे ट्रैक पर अगर ट्रक फंस जाए और सामने से ट्रेन आ रही हो। देवघर के जसीडीह में ऐसा ही वाकया सामने आया। ट्रेन में मुसाफिर की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और इधर रेलवे फाटक पर खड़े लोग हैरान रह गए। ट्रेन के इंजन से जब ट्रक की टक्कर हुई तो मंजर खौफनाक था। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन और ट्रक होश उड़ा देंगे ये एक सेकंड। मौत से सामना लाइव। क्रॉसिंग पर ट्रक फंसा, ट्रेन ने मारी टक्कर और टल गया बड़ा हादसा। पलक झपकते ही यहां वो होने वाला है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। रेलवे क्रॉसिंग है ये, जिस रेलवे क्रॉसिंग पर एक तरफ से ट्रेन आ रही है, दूसरी तरफ ये ट्रक जो फंस गया है। इधर ट्रेन का ड्राइवर तेजी से हॉर्न दे रहा है, लेकिन ट्रक है कि निकल ही नहीं पा रहा। सबका दिल धक से रह जाता है। ट्रेन के अंदर मुसाफिर के पसीने छूट रहे थे तो बाहर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ठीक इसी वक्त ये क्लाइमैक्स सीन। ट्रेन का ड्राइवर शायद ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच क्रॉसिंग पर फंसे ट्रक को ट्रेन टक्कर मार देती है। पटरी पर ट्रक और ट्रेन की टक्कर, ऐसा खौफनाक मंजर जो होश उड़ा देगा। एक बार फिर देखिए, ट्रक की चपेट में बाइक भी आ गई। अब आगे क्या होगा ये सोचकर दिल धक से रह गया। वो तो गनीमत थी कि ट्रेन रुक गई।
इस खौफनाक मंजर की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। झारखंड के देवघर में हुआ क्या? दरअसल गोंडा से आसनसोल जा रही ट्रेन जसीडीह से आगे बढ़ने के बाद देवघर के नावाडीह रेलवे फाटक के पास ट्रक से टकरा गई। टक्कर ट्रेन के इंजन से हुई। हालांकि राहत की बात रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इंजन और ट्रक की टक्कर की चपेट में 2 बाइक भी आ गई, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। घटना की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन और जसीडीह पुलिस पहुंची और हालात संभालने में जुट गई। लापरवाही का बात कहें या फिर आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर हम इस वक्त देवघर के नवाडी रेलवे फाटक के समीप हैं और यहाँ पर ये पहली घटना नहीं, दूसरी घटना है जहाँ पर इस तरह की घटना जो है सामने आई है, जहाँ ट्रेन का इंजन जो है ट्रक में टकराई है, जिसके वजह से 2 बाइक भी इस ट्रक के चपेट में आए हैं। हालांकि पूरी घटना में कोई हताहत नहीं है, लेकिन ये जो ट्रेन है ये बताया जा रहा है कि गोंडा आसनसोल साप्ताहिक एक्सप्रेस है, जो कि आसनसोल जा रही थी और उसी बीच जसीडीह से निकलने के बाद नवाडीह रेलवे फाटक के पास यह घटना घटी है। ये सड़क देवघर रांची मुख्य मार्ग है और एम्स जाने के लिए एकमात्र रास्ता भी। हादसे के बाद दोनों तरफ लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों और मरीजों को परेशानी हुई। घटना के वक्त ट्रेन में मौजूद यात्रियों का कहना है कि ट्रेन ने पहले तेज हॉर्न दिया, फिर जोरदार झटका लगा और ट्रेन रुक गई। गौर करने वाली बात है कि इसी फाटक के पास पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। सवाल है कि आखिर चूक कहाँ हुई? भीषण टक्कर में कोई हादसा भी हो सकता था। आखिर किसकी लापरवाही थी? ये रेड सिग्नल था या नहीं? फाटक क्यों नहीं लगा? कई सवाल हैं जिसकी जांच की जा रही है। फिर ये खौफनाक तस्वीर देखिए जो एक सवाल बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा, जहां धनबाद पुलिस ने सरस्वती पूजा के मद्देनजर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस केंद्र में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था या उपद्रव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही बोलूंगा कि कल माँ सरस्वती की वो है, पूजा है, उनका दिन है, तो कृपया मतलब अच्छे से पूजा अर्चना करिए, पढ़ाई लिखाई करिए और हुड़दंग में बिल्कुल भी शामिल ना होइए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरा देश पराक्रम दिवस के तौर पर मनाता है। आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। रांची में भी नेताजी की याद में काटाटोली एरिया में कॉलोनी बसा है। इसके गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है, जहां उनकी जयंती पर कई कार्यक्रम का आयोजन होता है। जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम और शानदार दुर्गा पूजा समारोह के लिए प्रसिद्ध इस कॉलोनी का निर्माण मुख्य रूप से पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए किया गया था। 1958 में स्थापित इस कॉलोनी में 98 परिवार हैं, जिन्होंने पहले रिफ्यूजी कहे जाने की पीड़ा भी झेली थी, लेकिन अब नेताजी नगर के निवासी के रूप में जाने जाते हैं। रिफ्यूजी वार्ड जो है ना, लोग बहुत खराब, स्कूल में बच्चा लोग चिढ़ाता उड़ाता था, ये करता था। तो हम लोग के बड़े बुजुर्ग लोग थोड़ा सा, जो हम लोग जो सीनियर थे, वो बोला चलो हम लोग इसको एक तो नाम देते हैं, नेताजी नगर नाम दे देते हैं। 98 से स्थापना हुआ है। यहाँ अभी 98 फैमिली आई थी, अभी लगभग 400 घर हो गए हैं। हमारा नेताजी नगर रिफ्यूजी कॉलोनी का नाम से हम लोग मोहल्ला बसा है और क्लब भी नेताजी का नाम से बसा हुआ है। ये जो कॉलोनी था ये सिर्फ बंगाली लोग के लिए अलॉट हुआ था। एक्चुअली वहाँ से जब आए थे, जैसे हम कहानी सुनते हैं कि वहाँ से जब भाग के आए थे लोग, सबको एक साथ वहाँ टाटी सिल्वे में कहीं पर कैंप लगा के रखा गया था। तो वहाँ रखने के बाद उन लोगों को फिर जगह दिया गया और यहाँ तक भी सुने थे 2 कट्ठा ज़मीन दिया और 1008 रुपया कुछ रुपया दिया था घर बनाने के लिए वो समय में। ये आपका 49 का है और यहाँ पर जब स्थापित हुआ तो 54 और 58 पे पूरा मोहल्ला 99 घर अपना पूरा अच्छी तरह से बस गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कई देश के वीर सपूतों ने अपना अहम योगदान दिया। अपनी पूरी जिंदगी भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में लगा दिया। उन्हीं में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। मैं जहां पे खड़ा हूं, ये रांची का कांटाटोली का नेताजी सुभाष नगर मोहल्ले के नाम से बसाया गया है। ये वही लोग हैं जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो ये लोग विभाजन के समय यहाँ आकर रहने लगे और ये परिवार
आज करीब 450 घरों का एक मोहल्ला है। उस वक्त ये परिवार यहाँ पर जब आए तो मात्र 58 परिवारों का एक समूह था। अब जबकि ये परिवार का पूरा कुनबा बढ़ गया है और नेताजी नगर के नाम से जाना जाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। दरभंगा राज की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी का श्राद्ध क्रम संपन्न हो गया है और इसी के साथ इस राजघराने की स्वर्णिम विरासत इतिहास के पन्नों में सिमट गई। दिवंगत महारानी को आपको बता दें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पूरे मिथिला क्षेत्र से लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और ब्रह्म भोज में शामिल हुए। कल्याणी निवास में देश विदेश से भी संत, महात्मा और पुराने राजघराने के लोग महारानी को नमन करने के लिए पहुंचे। श्राद्ध क्रम में राजघराने की परंपरा के मुताबिक दान दक्षिणा की परंपरा को भी कामयाब रखा गया। पुराने जमाने में पंडित और पुरोहितों के हाथों हाथी घोड़े दान में दिए जाते थे, लेकिन आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, आधुनिक सुविधाओं का सामान और चांदी के बिस्कुट बर्तन दान किया गया। हम लोग का जो प्रथा थी, महिष, बौरद, हाथी, घोड़ा, भूमि, ये सब कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर जो आधुनिक युग है, अगर अभी हाथी महिष का वो सब का जमाना नहीं है, तो आधुनिक युग में इलेक्ट्रिक सामान, फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, उसके बाद क्या हम बोलते हैं मैक्सी मशीन, जो आधुनिक युग का है। अगर महिष बलद हट गया तो ये सब नया चीज आया है। जो परंपरा में योगदान हुआ है, ऐसी उनको भी महाशक्ति दे भगवान शिव जी और भगवान माता कामाख्या देवी और भगवान स्वामीनारायण को उनको शक्ति दे कि उनके द्वारा अपने राज्य परंपरा में, अपने सनातन धर्म में, अपने भारत भूमि में उनका बहुत योगदान रहे। ये जो जनता का सहयोग है, इतनी भीड़ मैंने देखा नहीं था। कल भी एकादशा के उसमें, आज भी ये तो प्रेम है जनता की, जो मुझे लगता है हर एक गांव से लोग आए। ऐसा हजूम मैंने देखा नहीं था, हजारों की संख्या में। कुछ लोग कह रहे हैं कि महाप्रसाद करने महारानी का था, तो महाप्रसाद के लिए हम लोग आए। जी, वो श्रद्धांजलि देने आए थे, तो इसीलिए वो मतलब वो नहीं था, वो प्रेम था। वो जो सब आए, सबने श्रद्धा नमन किया और कई नहीं आ पाए, उन्होंने अपना शोक संदेश भेजा है। जैसे राजा कर्ण सिंह नहीं आ पाए तो उन्होंने अपना शोक संदेश भेजा, और भी कई स्टेट के राजाओं जो नहीं आ पाए, सभी ने अपना शोक संदेश भेजा है। उसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और फिलहाल इस